टोरंटो रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और गाइड PK सबरवाल। आज हम डिस्कस करेंगे बायर्स की कॉमन मिस्टेक्स। अक्सर हमने देखा है कि बायर्स ये भूल जाते हैं कि ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी एक एसेट, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। एजुकेशन, शादी ब्याह, जन्मदिन, ये सब चीज़ें पीछे रह जाती हैं और घर सबसे आगे आ जाता है। और घर के मामले में हम लापरवाही कर जाते हैं, या तो बिल्कुल लापरवाही कर जाते हैं या बिल्कुल लेथार्जिक हो जाते हैं। दोनों बातें बड़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। जल्दबाजी भी नुकसान पहुंचा सकती है और लेथार्जिक, स्लो होना, ढीला होना, ये भी नुकसान पहुंचा जाता है। आज हम एक एक स्टेप करके ये इन सारी जो मिस्टेक्स जो बायर्स करते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और उम्मीद आपको बहुत पसंद आएगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप अपनी वांट्स और नीड्स की तरफ फ़र्क लाइए। देखिए आपकी वांट्स क्या और नीड्स क्या। हम अक्सर क्या करते हैं, अपनी नीड्स को वांट्स में बदल देते हैं। मेरी ज़रूरत 3 बेडरूम की है और मैं कहता हूं मुझे वाइट हाउस चाहिए। वांट्स को मैं नीड्स के हिसाब से पेश कर देता हूं या सोच लेता हूं, और जो आप कभी पूरा कर ही नहीं सकते। जब तक आप वांट्स में चलते रहोगे आपकी नीड्स पूरी नहीं हो सकती। और मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा ज़िंदगी का तजुर्बा है। जब तक मैं नीड्स के हिसाब से चलता रहा, ऐसा टाइम आया जो मैंने चाहा मैंने पाया। लेकिन मुझको शुरुआत तो नीड्स से ही करनी पड़ेगी। मेरे को एक 3 बेडरूम का घर की ज़रूरत है क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी, मैं, मेरे 2 बच्चे हैं। कभी माँ बाप भी आ जाते हैं। लेकिन मैं पता क्या कह रहा हूँ, मेरे दोस्त के पास 5 बेडरूम का है। वो मेरी ज़रूरत है, वो ज़रूरत नहीं है, वो आपकी इच्छा है, वो आपकी लालच है, जो कि आपको कभी भी नहीं खरीदने देगी, वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देगी। वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको एक एक स्टेप शुरू लेना पड़ेगा। मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत बताता हूँ। 40 साल पहले मैंने एक लो इनकम ग्रुप, LIG कहते थे दिल्ली के अंदर, जिसको नाम था दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहाँ से मैंने घर बुक कराया था। मेरे पेरेंट्स का घर बड़ा था। मेरी वाइफ कहती थी कि नहीं, हमने छोटा घर नहीं लेना, बड़ा लेंगे, क्योंकि आदत बड़े घर की थी। पर मैं उनको बताता था कि उनकी उम्र भी तो देखो 60 साल है और मैं 25 साल। वहाँ जाने तक बात होगी, तुम वांट से नीड में फ़र्क करो। जैसे ही मैंने नीड्स की तरफ जाना शुरू किया, धीरे धीरे हम इस्टेब्लिश होते गए। सबसे पहले आपने वांट्स और नीड्स की तरफ फ़र्क करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप अपनी नीड्स की तरफ चले जाओगे, आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे और आपकी स्ट्रैटेजी बनती चली जाएगी और रास्ते साफ होते जाएंगे। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, ये आपका एक एस्पेक्ट है। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि आपकी इमीडिएट ज़रूरत क्या है, इमीडिएट फ्यूचर नीड्स। आज की तो जरूरत समझ गया। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी शादी होगी नई नई और आपने कहा मैं और मेरी बीवी हम दोनों हैं, हमें तो 1 बेडरूम का ही घर काफ़ी है जी। आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी अगले 5 साल से लेकर 10 साल तक की। क्यों? आगे बच्चे भी होंगे, बच्चों ने स्कूल भी जाना है। अगर तो आपने मकान को ये चीज़ सोचते हुए लिया कि जी मेरा बच्चे अभी तो नहीं होंगे, तो मेरे को लगता है कि आप बड़ी लिमिटेशन में चल रहे हो। अगर आपने ये लिया कि भी नहीं, मेरे पास तो है एक, मेरा आगे बच्चा भी होगा और उसके हिसाब से मेरे को 2 बेडरूम लेने हैं, तो वो 2 बेडरूम तक तो ठीक है। लेकिन क्या उस बच्चे के लिए आपने स्कूल सोचा? अगर वो नहीं सोचा तो फिर आपने फ्यूचर नीड्स की तरफ ध्यान नहीं दिया। आपकी ज़रूरत, आपकी परचेज फ्यूचर नीड्स के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि आज। जो कुंवारे हैं, मुझे तो बैचलर ही काफ़ी है जी। उम्र कितनी है जी? 30 साल। भैया तुम कभी भी शादी करने वाले हो, फिर उसको बेचते रहोगे। 3 साल के अंदर अंदर मैं कहता हूँ अगर आपने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया तो आपको प्रॉफिट कभी नहीं होगा। अंदाज़ा स्पेकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट हो गया तो हो गया, लेकिन इकॉनमी हमारे कनाडा की, नॉर्थ अमेरिका की ये कहती है कि 3 साल के अंदर जितना प्राइस बढ़ता है उतना आपके बेचने और खरीदने में और लैंड ट्रांसफर टैक्स में खर्चे आ जाते हैं। तो आपकी स्ट्रैटेजी 5 साल से लेकर 10 साल तक की होनी चाहिए। कुंवारे हैं तो शादी होनी है, शादी हुई तो बच्चे होने हैं, बच्चे होने तो बड़े होकर उन्हें स्कूल जाना है। फिर कल को जॉब बदल सकती है, कम्यूटिंग हो, देखो कहाँ है कहाँ नहीं है।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपने बाइंग के मामले में जरूर ध्यान देनी है। इसके बाद और पॉइंट भी डिस्कस करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। उम्मीद है आपको खाना बड़ा पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हैं बायर मिस्टेक के साथ। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी अफोर्डेबिलिटी के ऊपर। मैंने जो पहला पॉइंट डिस्कस किया था वांट्स एंड नीड, वो था साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो अफोर्डेबिलिटी की बात कर रहा हूं वो आपके पॉकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। पता चला कि आप कहने की मेरी जेब में इस वक्त $50,000 है और मेरी इनकम $100,000 है और मेरे को लोन 5 लाख मिल सकता है और 5 लाख के ऊपर 10% डाउन, 500 के ऊपर 10% डाउन पेमेंट 50,000 मैंने दे दिया, 4.5 लाख मुझे लोन मिल जाएगा, 5 लाख तक का मेरा घर अप्रूव है। सारी कैलकुलेशन गलत होगी आपकी। क्या आपने क्लोजिंग कॉस्ट काउंट करी? अपने रियल्टर के साथ बैठ के चेकलिस्ट बनाइए कि आप एक्चुअल कितना अफोर्ड कर सकते हैं। आपने कहा, आपको आपके मॉडल ब्रोकर ने कहा कि 10% डाउन पेमेंट के ऊपर आप 5 लाख तक का घर ले सकते हैं, $5 लाख तक का घर ले सकते हैं। आपने कहा ठीक है जी, $5 लाख घर में ले लूँगा, 10% मैंने 50,000 दे दिया, 4.5 लाख मुझे लोन मिल गया। सारी कैलकुलेशन गलत हो गई। आपकी अफोर्डेबिलिटी क्या कहती है? क्या आपने उसके ऊपर लैंड ट्रांसफर टैक्स कैलकुलेट किया? 5 लाख के ऊपर जो लैंड ट्रांसफर टैक्स होता है मल्टीप्लाई इंटू 0.02 10,000 माइनस 3,625, तो लैंड ट्रांसफर टैक्स आपका क्या बना? 6,475। क्या आपने इसको इस अमाउंट को कैलकुलेट किया? नहीं कैलकुलेट किया। फिर इसके ऊपर आपने लॉयर्स की फीस अंदाज़ा 700-800 काउंट करी? नहीं काउंट करी। डिसबर्समेंट्स जो कि लगभग 700-800 बन जाती हैं डॉलर, काउंट की? नहीं काउंट करी। मूविंग कॉस्ट $1,000 काउंट करी? नहीं काउंट करी। आपके छोटे मोटे और बहुत खर्चे हैं जो आपने काउंट किए। घर जाने के बाद पर्दे, फर्नीचर, कुछ काउंट नहीं किया। बैठिए, कैलकुलेट करिए कि अपने रियल्टर के साथ कि मेरी क्लोजिंग कॉस्ट कितनी आएगी, मेरी मूविंग कॉस्ट कितनी आएगी, अनफोर्सीन मेरे एक्सपेंसेस कितने आएंगे, उसके बाद मेरे पास कितना बचता है। ये जो बचता है, अब बताइए इसमें मैं कितने का घर ले सकता हूं। टेंशन कहते हैं ना, चिंता चिता समान। चिंता जो है ना चिता समान है, मरने जोगी है। इस घर में जाने का क्या फायदा जिस घर में जाके आप सुखी ना हो, टेंशन ही खा जाए, कर्जे सिर पे चढ़ गए। क्या उस घर को लेना जरूरी था? छोटा ले लेते, चाय पीते, उसमें अमृत का स्वाद आता। ये ना हो कि आप अमृत मंगा रहे हो और जहर लगे। तो आपकी अफोर्डेबिलिटी काउंट करनी एक रियल्टर का फर्ज है, उसकी ड्यूटी है। और आपका भी पूरी डिमांड करिए अपने रियल्टर से, आपका हक है किससे डिमांड करिए कि मुझे पूरी कॉस्ट बता के रिटर्न एक कागज और लिख के दो, ताकि वो कल को बैकआउट ना कर सके। जैसे मैंने अभी आपको लैंड ट्रांसफर टैक्स काउंट करके दे दिया, कैलकुलेट कर दिया। कैलकुलेटर नहीं था मेरे पास, जस्ट इमीडिएटली आदत पड़ी हुई है। तो मेरे रियल्टर्स, मेरे एजेंट्स को भी सिखा रखा है कि कैसे आपने काउंट करना है। पर इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट्स मैं बतानी अभी कंटिन्यू नहीं कर, इसके बाद और भी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सेलर ने एडवांस पूरे साल का बिल दे रखा है, प्रॉपर्टी टैक्स दे रखा है, और आपने क्लोजिंग करी है मार्च में, तो अगले 9 महीने का आपको एडवांस देना पड़ जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगी, आपको इतना पैसा कम पड़ जाएगा। ये स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, ये सारी कैलकुलेशन करनी बहुत जरूरी है। इसको कहते हैं अफोर्डेबिलिटी, बहुत जरूरी है। अब जैसे अफोर्डेबिलिटी की बात आई तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया बड़ा जो इंपॉर्टेंट, आर यू प्री अप्रूव्ड? पता चला आपको आपके मॉर्गेज ब्रोकर ने कह दिया हाँ आप 5 लाख तक का घर ले सकते हो। जब कागज जमा कराए, ऑफर डाली, ऑफर एक्सेप्ट हो गई, तो आपके मॉर्गेज ब्रोकर ने क्या कहा? नहीं जी, आपकी इनकम जो आपने मुझे बताई थी वो ग्रॉस थी, लेंडर जो है नेट इनकम मांग रहा है। या आपने मेरे को जो इनकम बताई थी वो जो आपने मेरे को बोला था कि मेरी इनकम जो है ये सेल्फ एम्प्लॉयड की है, पर सेल्फ एम्प्लॉयड में आप ट्रकिंग बिजनेस के अंदर हैं, आपने ग्रॉस दिखा रखी है उसके अंदर $1 लाख और नेट दिखा दिए सिर्फ $18,000, जबकि इंडस्ट्री नॉर्म कहता है कि नेट इनकम होनी चाहिए $35,000 1 लाख के ऊपर। आपने ज़्यादा टैक्स बचाने के चक्कर में अपनी इनकम कम कर दी और मॉर्गेज ब्रोकर को इस बात का पता ही नहीं। तो पहले अपने सारे कागज जमा कराइए, गेट इट प्री अप्रूव्ड फ्रॉम योर मॉर्गेज ब्रोकर। बोलो मुझे लिख के पहले प्री अप्रूवल दो, मेरे सारे कागज पिछले 2 सालों के मिनिमम ये हैं T41, और ये मेरे एक्सपेंसेस हैं, मेरा क्रेडिट इतना है, मेरे बैंक के अंदर पैसे इतने। एक बात और हो सकती है, आपने कहा कि जी मैं 10% डाउन पेमेंट करूंगा 50,000, और जब लेंडर ने अप्रूव किया तो उसने बैंक की डिटेल मांगी तो पता चला बैंक में पैसे नहीं है। आपने कहा नहीं जी मैं अपने फादर से ले लूंगा। नो, बैंक इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा लास्ट मोमेंट के ऊपर।
द मनी हैज़ टू बी इन योर बैंक फॉर मिनिमम 30 days। ये बात किसी ने डिस्कस करी? नहीं करी। तो प्री अप्रूवल कराना, और इसके दो फायदे हैं। एक तो आपको पता चल जाता है कि मैंने क्या खरीदा या क्या खरीदना है और मैं उसके लायक हूं। और नंबर 2, गलतियों से बच जाते हैं। जो गलतियां होनी है मकान लेने से पहले ही क्लियर हो जाती हैं कि आपके बैंक में 30 दिन के लिए पैसा होना चाहिए। वैसे तो 90 days कहते हैं, लेकिन 30 days तक बैंक मान जाता है। उसका प्रॉपर चैनल होना चाहिए बैंक में पैसे आने का। ये नहीं पता चले कि जी वो कहीं से गिफ्ट आ गया इंडिया से। नो, क्या प्रॉपर चैनल था? हवाला का पैसा तो नहीं था, बैंक टू बैंक ट्रांसफर हुआ था, या किसी ने आपको गिफ्ट दी थी, फादर ने दी, मदर ने दी, भाई ने दी, क्या दिया? एक प्रॉपर चैनल। पहले प्री अप्रूव कराने का फायदा ये भी हो जाता है कि उसको आप प्रॉपर ढंग से एक सिंक्रोनाइज कर लेते हो, गलती से बच जाते हो। और सबसे बड़ा फायदा इसके बाद यह प्री अप्रूवल का, आप कंपटीशन में सबसे आगे शेयर बन जाते हो। एक घर बिक रहा है, 3 लोगों ने ऑफर डाल दी, 2 ने कहा जी वी आर मेकिंग एन ऑफर सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट विल बी अप्रूव्ड। आपने कहा नो आई एम अप्रूव्ड, हियर इज ऑफर। सेलर किसको देगा? आपको देगा, क्योंकि इसको पता है ये डील से बैकआउट नहीं कर सकता, क्योंकि इसका ऑलरेडी लोन अप्रूव्ड है। आप विनिंग स्टेज में आ जाते हो, आप एक तगड़े पहलवान हो जाते हो और उससे आगे आ जाते हो। उम्मीद है आपको ये पॉइंट अच्छे लगे होंगे। अब फिर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर आएंगे अगले कुछ पॉइंट्स के साथ। तब तक एक और गाना सुनिए जो भी मेरा भी फेवरेट है। थैंक यू वेरी मच। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से टोरंटो रियल एस्टेट गाइड में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आपका गाइड PK सबरवाल। हम आज बायर्स मिस्टेक्स की बातें कर रहे थे और इसको हम कंटिन्यू करते हुए एक नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, बड़ा शॉर्ट क्रिस्प और बड़ा बढ़िया पॉइंट आता है, कैश पुअर। अक्सर हमें लगता है कि मैंने घर खरीदना है पर मेरे पास कैश नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं? अक्सर हम कैश बैंक में पड़ा हो उसको कैश समझते हैं कि मेरे पास पैसा बैंक में जो पड़ा है वही मेरा कैश है। थोड़ा सोचिए, दिमाग इधर उधर घुमाइए, अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा देखिए। हो सकता है आपके TFS अकाउंट में कुछ पैसा पड़ा हो सकता है आपके इंश्योरेंस प्लान में आपको कैशबैक की फैसिलिटी हो सकता है RSP रिटायरमेंट सेविंग प्लान्स जो हैं आपके, उसमें आपको पैसा मिल सकता हो। एक प्रोफेशनल से बैठ के बात करिए। 10, 15, 20 हज़ार जो पैसे कम पड़ रहे हैं, ये हो सकता है वहाँ पड़े हों। यू आर रिचर देन व्हाट यू थिंक। एक बड़ी अच्छी एक फेमस सी एक ऐड आती है किसी बैंक की, मैं बताना नहीं चाहता नाम, लेकिन बड़ी फेमस है। यू आर रिचर देन व्हाट यू थिंक, यू नेवर नो। ये ऑप्शंस देखिए, हो सकता है कि आपको यहीं से कैश निकल जाए और आपका काम पूरा हो जाए। उसके बाद आता है, जब आपने ये कैश देखी तो उसका बाद बैंक गए, बैंक से बात करी और आपका मान लीजिए कोई एक बैंक था, उस लेंडर ने कह दिया नो जी आपकी अप्रूवल नहीं हो सकती 4 लाख से ऊपर, और आप मायूस होकर घर में बैठ गए। डोंट टेक नो एज नो फ्रॉम योर लेंडर। डोंट टेक नो एज नो फ्रॉम योर लेंडर। टॉक टू ए प्रोफेशनल, टॉक टू ए मॉर्गेज ब्रोकर जो एक लेंडर से काम नहीं कर रहा, जो 30, 35, 40 लेंडर से काम कर रहा है। हो सकता है वो, इनकी वो वाली बात है मॉर्गेज ब्रोकर्स की, जैसे शादी के लिए रिश्ते ढूंढ के लाने और मिलाने। तो आपके लिए वो लेंडर ढूंढ के लाएगा आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से, आपके प्रोफाइल के हिसाब से। आपको आपके लेंडर ने कह दिया नहीं जी आपकी तो अप्रूवल नहीं आती, हो सकता है दूसरे लेंडर में नई स्कीम चल रही हो और आप वहाँ पर बिल्कुल मैच करते हो। आपको वहाँ पर जाके मॉर्गेज ब्रोकर ने मिला दिया कि आपका पोर्टफोलियो, आपका प्रोफाइल मैच कर रहा है दूसरे लेंडर के साथ। यस, यू हैव टू टॉक टू ए मॉर्गेज स्पेशलिस्ट जो कि आपके प्रोफाइल को मैच करेगा डिफरेंट लेंडर्स के साथ और आपके लिए लेकर आएगा। मायूस होकर घर में मत बैठिए कि जी अब क्या होगा, मेरे को लेंडर ने मना कर दिया और अब तो मेरे को जो है जो पैसा मिल नहीं रहा, अब मैं तो घर ले ही नहीं सकता। नो, ऐसे नहीं हो सकता किसी हालत में भी। टॉक टू योर मॉर्गेज ब्रोकर। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डोंट डू एवरीथिंग योरसेल्फ। डोंट बी ए जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन। अपने आप सब कुछ मत करिए। बैठे हुए गूगल कर रहे हैं घर कौन सा अच्छा है, बैठे हुए गूगल कर रहे हैं मॉर्गेज रेट कौन से अच्छे हैं, बैठे हुए देख रहे हैं नेबरहुड कौन सा अच्छा है। हर काम एक प्रोफेशनल को दो। और दूसरी बात है, जब आप बायर हो, कमीशन तो आप दे ही नहीं रहे। यू आर नॉट पेइंग एनी पेनी टू योर रियल्टर, तो व्हाई यू आर डूइंग एवरीथिंग योरसेल्फ? जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। गिव इट टू अ प्रोफेशनल। मेरी आदत है, मैं हर काम प्रोफेशनल को देता हूँ। अपने रियल्टर को काम दो,
उसको सर्च करने दो। उसके बाद बायर बायर रजिस्ट्रेशन के साथ करिए, BRA एग्रीमेंट साइन करिए, ताकि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाए। वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि भाई अब मैं जिम्मेवार हूँ इसके लिए, आई एम आंसरेबल टू दिस पर्सन आफ्टर साइनिंग। अगर आप साइन नहीं करते, आप उसके साथ कमिटेड नहीं है, वो आपके साथ कमिटेड नहीं है। साइन BRA विद हिम, बायर रजिस्ट्रेशन का साइन करिए और उसको रिस्पॉन्सिबल बनाइए और एक कॉपी अपने पास रखिए कि तेरे को मैंने हायर किया ढूंढने के लिए। हर चीज़ का उससे आंसर मांगिए एंड योर रियल्टर विल आंसर। उसको आपको हर बात का जवाब देगा। नेबरहुड को ढूंढना, मॉडल के लिए इंतजाम करना या मॉडल ब्रोकर को ढूंढना, नेबरहुड के बारे में बताना, डेमोग्राफिक्स के बारे में बताना, स्कूल्स के बारे में बताना, रिलीजियस प्लेसेस के बारे में बताना, क्राइम रेट के बारे में बताना, सिटी के बाई लॉज के बारे में बताना, जोनिंग के बारे में बताना, बहुत कुछ, फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताना। ये एक प्रोफेशनल को दो जो कि खुद आपके लिए काम करेगा, क्योंकि ही इज गेटिंग पेड फॉर इट। डोंट डू एवरीथिंग योरसेल्फ। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर यू फेमिलियर विद द मार्केट। हालांकि आपने रियल्टर को हायर किया हुआ है, वो सब कुछ बताएगा, लेकिन क्या आपको मार्केट का रियलिस्टिकल पता है, वैल्यू क्या है? आपको आपके रियल्टर ने बताया कि ये घर यहाँ पर इस नेबरहुड में 5-5 लाख डॉलर के मिल रहे हैं। आपको उसने बताया कि आपके पड़ोस में 2 किलोमीटर के बाद उस नेबरहुड में घर 525 के मिल रहे हैं। समझने की कोशिश करिए क्यों मिल रहे हैं। अंधाधुंध आंख बंद करके ऑफर डाल देना, क्या रीज़न है कि उस टाइप के घर, मान लीजिए अदर थिंग्स रिमेन सेम, तो वहाँ पर घर 5% से 10% महंगे क्यों हैं, यहाँ पर महंगे क्यों नहीं है? हो सकता है कि वो महंगे आपको ज़्यादा सूट कर रहे हो बिकॉज ऑफ बेटर स्कूल्स, बेटर फैसिलिटीज़, लो क्राइम रेट्स, फ्यूचर प्लानिंग। हो सकता है वो 10% ज़्यादा देना आपको ज़्यादा सूट कर जाए बजाय 10% सस्ता लेना। तो मार्केट की नॉलेज आपके रियल्टर से आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप घर खरीद रहे हैं जहाँ पर आपका परिवार जाके बसेगा, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके माँ बाप रहेंगे, इंजॉय करेंगे। जल्दबाजी मत करिए। यू शुड बी फैमिलियर विद द मार्केट, और उस मार्केट को फैमिलियर होने के बाद तब आप रियलिस्टिकल प्राइस समझ पाएंगे कि मेरे को यहाँ पर इस नेबरहुड के अंदर घर कितने का मिलेगा और कितने का मिलना चाहिए और कितनी मुझे पेमेंट करनी चाहिए और यहाँ पर मेरा रहना ठीक है कि नहीं है, क्योंकि आपको सारी बातों का आपका रियल्टर बता देगा। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इन्हीं पॉइंट्स को कंटिन्यू करेंगे, आगे और बहुत पॉइंट्स हैं। तब तक देखते रहिए टोरंटो रियल एस्टेट गाइड, ओनली ऑन B4U।